जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा आज 9/11/2020 को संपन्न हुई है, अर्थात शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसका एनालिसिस लेकर आपके सम्मुख उपस्थित है। इसके पहले जो फर्स्ट पाली में आपकी परीक्षा हुई उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ जा करके अपनी प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई थी गणित के लेखन पठन क्षमता का विकास का, उसका आंसर्स आप मिला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में, देख लेते हैं कौन से प्रश्न कैसा पूछा गया था, उसके उत्तर से क्या क्या होंगे। तो इसके पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप ऐसा करेंगे। चलिए देखते हैं, अपनी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चतुर्थ सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र था आज शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का, उसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया था। देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। पूछा गया था एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय आपका पहला नंबर से जगह नई दिल्ली में यानी दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा पूछा गया था पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता क्या होती है। तो ये सभी होती है, यानी इसका आंसर फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय पर्व होता है, वृक्षारोपण होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था मानवीय प्रबंधन के घटक कौन है। तो मानवीय प्रबंधन के घटक शिक्षक, बच्चे और समुदाय आते हैं। उनके अंतर्गत शिक्षक, बच्चे और समुदाय आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न, पांचवें प्रश्न की तरफ बात करते हैं। पांचवें प्रश्न की तो चौथे प्रश्न की तरफ, विद्यालय प्रबंधन के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यालय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो प्रधानाचार्य की होती है। ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने सब लगा है तो ये सब उपयुक्त में सभी गलत आपका ऑप्शन है। आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है। तो जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो होती है वो दोस्तों डायट होती है। ठीक है। 6वां प्रश्न है समस्या समाधान का प्रमुख अंग किसे कहा जाता है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग निर्णयन प्रक्रिया कहा जाता है। आप निर्णय लेना जान जाएंगे तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका है 7वां। इसमें पूछा गया है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। ठीक है। अगला चलते हैं, NIOS की स्थापना कब की गई। तो NIOS की स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। तो दोस्तों यह दिसंबर 2005 में लाया गया था। दिसंबर 2005 में लाया गया था। अगला है भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। दोस्तों यह प्रयागराज अपने इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर है आपका प्रश्न पूछा गया था बाल गणना पंजिका है तो शैक्षिक अभिलेखों के लिए होता है। बाल गणना पंजिका जो होता है शैक्षिक अभिलेख के लिए होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है 12वां नंबर, प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार का होता है। आपदा कितने प्रकार का पूछ लिया है तो केवल आपदा कितने प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा। आपदा 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक नेचुरल होती है, एक मानवकृत होती है। ठीक है। इसके बाद आता है 13वें प्रश्न, समय सारणी से क्या होती है, क्या बचत होता है। तो समय सारणी से दोस्तों समय और श्रम की बचत होती है। इसके बाद आता है 14 नंबर, साहित्यिक गतिविधि है। तो साहित्यिक जो गतिविधि है आपका वो किसके अंतर्गत आता है। लेखन, कहानी लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 15 नंबर है, TET का पूरा नाम क्या है, जो यूपी टेट कहते हैं। TET यानी टेट का पूरा नाम शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है दोस्तों। टी से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो प्रश्न आपके पास होगा ही। चलते हैं उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर में देख लीजिए, पहला प्रश्न आपका पूछा जो गया है संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है। तो संस्थागत नियोजन का अर्थ
पूर्व निश्चित तथ्यों को लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है तो आप यहाँ से देख लीजिए। पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना का जो निर्माण किया जाता है उसे नियोजन कहा जाता है, संस्थागत नियोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, समुदाय का क्या अर्थ है। समुदाय का अर्थ के बारे में जान लेते हैं। समुदाय, जिसे अंग्रेजी भाषा में कम्युनिटी कहा जाता है, इन्हें दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कम और एक मीनस। कम का अर्थ होता है टुगेदर, मतलब एक साथ, कम का, और मीनस का, माइनस का, जो मीनस का अर्थ होता है सेवा करना होता है। इस प्रकार एक साथ सेवा करना ही क्या होता है, समुदाय कहलाता है। आपको यहीं तक लिखना था, अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ एक साथ सेवा करना होता है। ठीक, यहाँ तक आपको लिखना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अभिभावक व शिक्षक संघ की दो विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो अभिभावक संघ व शिक्षक संघ यानी जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसके बारे में कहा जाता है, उससे क्या लाभ होता है, दो विशेषता क्या होती है। तो विद्यालय अभिभावक और समुदाय का अटूट संबंध बनता है उसमें। उसके साथ दूसरा आपका विशेषता है, अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाता है या लाना होता है। तो ये हमने लिखा है दो विशेषता, आप भी कुछ लिखे होंगे तो जरूरी नहीं है कि यही आपका आंसर सही होगा। विशेषता यानी पेरेंट्स मीटिंग के ऊपर आपको विशेषता लिखनी है। पेरेंट्स मीटिंग जो साथ अभिभावक और शिक्षक के बीच में पेरेंट्स मीटिंग होती है उसकी क्या विशेषता, उससे क्या हो सकता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यालय के मुख्य मानवीय संसाधन कौन, तो पूछा गया था विद्यालय के मानवीय संसाधन के बारे में। तो विद्यालय के मानवीय संसाधन उसके बारे में पूछा गया था, मुख्य संसाधन। तो देख लेते हैं, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि प्रबंधन के अभाव में प्रत्येक मानवीय संसाधन का सर्वोच्च उपयोग नहीं किया जा सकता। सर्वोत्तम प्रबंधन के द्वारा ही विद्यालय की चहुमुखी विकास हो सकता है। तो यहाँ से आपको रखना है शिक्षक, समुदाय और बालक। तो मानवीय संसाधन के कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं, वो तो शिक्षक होते हैं, बालक होते हैं और समुदाय होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही आपको लिखना था, 3, शिक्षक, बालक और समुदाय। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, समय सारणी क्या है। समय सारणी आप पढ़ते समय बनाते हैं। अपने दैनिक कार्यों का योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी कहलाता है। विद्यालय में समय सारणी बनता है टाइम टेबल। इसका मतलब होता है टाइम टेबल कि 9 बजे से आपका विद्यालय खुलेगा और 4 बजे आपका विद्यालय, 3 बजे 4 बजे विद्यालय बंद होगा। यही आपका समय सारणी है। कौन विषय कब पढ़ाना है, सबसे क्या है, समय सारणी है आपका। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा था, वित्तीय प्रबंधन से क्या अभिप्राय है। तो वित्तीय प्रबंधन जान लेते हैं। वित्तीय प्रबंधन को आप शिक्षा वित्त कहते हैं। उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का एक आधार है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की वृत्ति व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रशासनिक दृष्टि से शिक्षा वित्त दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यही आपका क्या है, अभिप्राय है। तो आपको कहाँ तक लिखना है, बस यहाँ तक लिख देंगे, तब पर भी आपको आंसर फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा के 2 नाम लिखिए। प्राकृतिक आपदा के नाम लिखिए। प्रश्न केवल आपका पूछा गया है प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो उसमें आपको केवल नाम लिखना है, भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी आदि। आपको बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है। नाम पूछा गया है तो प्राकृतिक आपदाओं के नाम पूछना है, तो बस यहीं आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व। शैक्षिक भ्रमण से क्या होता है। तो शैक्षिक भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर होती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में शैक्षिक भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिक भ्रमण से क्या होता है, ये तो महत्व हो गया, लेकिन उद्देश्य क्या होता है। शैक्षिक भ्रमण से आप क्या जानेंगे। शैक्षिक भ्रमण से आप साक्षात किसी चीज़ का साक्षात परीक्षण करेंगे। पहला नंबर ये होगा, साक्षात परीक्षण करना शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा, शैक्षिक भ्रमण से तर्क शक्ति का विकास होता है। शैक्षिक भ्रमण से क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है दोस्तों,
बहुत सारे होते हैं, आप दो उसमें से चाहे जो लिख लीजिएगा। आप दो दूसरा याद किए होंगे तो दूसरे चीज़ों को लिखेंगे। तो इसमें शैक्षिक भ्रमण यानी घूम कर, यानी किसी स्थान को जा करके साक्षात दे करके उसके जो निर्णय निकाला जाता है, जो निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको शैक्षिक भ्रमण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आपको लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय के हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का जो हृदय हो पुस्तकालय को कहा जाता है। यदि विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है तो विद्यालय पूरी तरह से अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? सीखने का कोना अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है, वही आपका लर्निंग कॉर्नर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मीना मंच क्या होता है? सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। यह शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, मीना मंच के बारे में जान लीजिए, आपको यही लिखना था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला का क्या महत्व है? केवल आपको प्रश्न पूछा था प्रयोगशाला का क्या महत्व है, शिक्षा में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। तो शिक्षा में प्रयोगशाला का महत्व कहें, चाहे विज्ञान में प्रयोगशाला का महत्व कहें, तो किसी भी विषय में प्रयोगशाला का महत्व के बारे में बात करें तो जिसकी प्रामाणिकता प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जाती है, अतः विषय को मौखिक रूप से या पुस्तकों द्वारा पढ़कर अच्छे ढंग से नहीं समझा जा सकता, इसलिए छात्रों को निरीक्षण और प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। छात्र सैद्धांतिक रूप से सीखी हुई बातों को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करता है, जिससे बौद्धिक विकास होता है, तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। तो प्रयोगशाला शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व की अगर बात किया जाए, प्रयोगशाला के महत्व, तो आपको बस यहाँ से लिखना है, छात्र सैद्धांतिक रूप से सीखी हुई बातों को वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करता है, जिससे बौद्धिक विकास होता है, तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। आपको बस यही लिखते हैं, इतना आपको आंसर लिखते हैं, तो प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। आपका आता है ग्राम शिक्षा समिति क्या है? तो ग्राम शिक्षा समिति क्या है, तो यहाँ पे कार्य के बारे में दिया है। तो ग्राम शिक्षा समिति में अगर यही आप लिख देते हैं तब पर भी आपका सही हो जाएगा। विद्यालय के सामानों में सुधार के सुझाव देना ही ग्राम समिति कहलाता है, यानी ग्राम समिति कार्य होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का मतलब होता है विद्यालय में जो भी सामान अधूरा है अथवा विद्यालय के नियोजन में जो भी पाठ्य सामग्री उपयोगी है उनका निर्माण करना या उनका पूरी तरह से व्यवस्था करना ही ग्राम शिक्षा समिति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो लघु उत्तरी प्रश्न आ जाता है। अब लघु उत्तरी प्रश्न आ जाता है जो कि लंबा होता है, तो ये आप लिखे ही होंगे, निश्चय रूप से आप याद किए होंगे, तैयार किए होंगे। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगली एनालिसिस जो कल की परीक्षा यानी 10/11/2012 की जो परीक्षा है 10/11/2020 सॉरी दोस्तों 10/11/2020 की जो परीक्षा होने वाली है गणित और अन्य संबंधित परीक्षाओं का एनालिसिस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अधिक जल्दी से जल्दी। तो अगले एनालिसिस पाने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से हमारी अगली एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।